Our topic was what we are doing was limit and continuity. Okay, limit and continuity. This is the some extension of the limit concept. This is nothing but the definitions, which is limit extends to infinity. It is not so much important. You just remember that show that limit x tends to infinity 1 upon x is equal to 0. So just for that we have to do fx minus L equal to 1 upon x minus 0 equal to 1 upon x. This will be less than, हमें क्या दिखाना है, mod of x greater than 1 upon epsilon. ठीक है, this is not so much important, so you can leave that. Most importantly, which I want to explore to you, this example is important, how you will solve this example. Okay, so try to learn this. If you put x equal to infinitive here, so it will be infinitive upon infinitive. समझ गए आप लोग? अगर आप इसमें x की जगह इन्फिनेटिव रखते हैं तो ये इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव हो जाएगा, 3 तो आएगा नहीं, तो फिर कैसे करेंगे इसको? नहीं, वो नहीं करेंगे. LHL और RHL वाला रूल केवल तभी एप्लीकेबल है जहां पर x टेंस टू एक फाइनाइट वैल्यू होती है. अगर वो x टेंस टू इन्फिनेटिव है तो वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले देंगे और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा या नहीं आएगा? राइट, राइट. तो इस तरह हमारी लिमिट आ जाएगी, यही आपको दिखाना होगा एग्जाम. Instead of that, we will learn this one sided limit. After that, this is the continuous function. Now continuous function, let, what is the definition? Let f be a function defined in the neighborhood of I of p, then f is said to be continuous at p if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fp less than epsilon whenever x minus p is less than delta. You must have noticed that this definition is similar to the definition of limit, है ना? बिल्कुल. In fact, a function is continuous at a point if the limit of a function fx hx approaches to point p is fp, the value of function at that point. So function is continuous at p if f is defined at p and limit this is equal to f of p. The difference, what is the difference between the definition of limit and definition of continuous function? What was the definition of continuous limit? For all epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta. ठीक है, ये डेफिनेशन है लिमिट की. तो हम कहेंगे L fx की लिमिट है. अब कंटिन्यूअस फंक्शन की, इसकी क्या है? For all epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that fx minus f of x naught less than epsilon
whenever x minus x नॉट लेस देन डेल्टा। कुछ डिफरेंस समझ में आया आपको? कुछ डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशंस में? क्या है? सामने स्टेटमेंट जो लिखा है उसका क्या मीनिंग, स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखो। एफ एक्स नॉट एल ही होता है, जनरली एल ही होता है, लेकिन हमेशा एल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। देखो एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल पे आओ तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव 1/x इज इक्वल टू 0। बताओ क्या ये हमेशा होता है? 1/x की लिमिट जो है वो एल है, यहाँ पर 0 है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एल। जैसे आप ये समझो, लिमिट के लिए हम लोग क्या दिखाते थे? लिमिट के लिए हम लोग दिखाते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग दिखाएंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। समझ में आई बात? ग्राफिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, हाँ मैं समझाऊंगा। ये लिमिट में हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिखाते थे इक्वल, और कंटिन्यूअस फंक्शन में हम फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नोट भी दिखाएंगे। याद करो, समझ गए? क्लियर? चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ लिमिट और कंटिन्यूअस फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं डिफाइन कर दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन पे, ये इस तरीके से ग्राफ बने। मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो ग्राफ बने वो ऐसे बने, तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? 1/x। चलो ये तो इसे छोड़ो, ऐसे समझ लो कि एक तो फंक्शन है ये कि इस तरीके से जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, ये भी जीरो की तरफ बढ़ रहा है बट जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल सोचना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये फेल हो जाए एकदम से इंस्टेंटली। मैं आपका सोच रहा हूँ ना। तो हमारे पास जो है लिमिट और कंटिन्यूअस फंक्शन में जो डिफरेंस है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा सीधा, ऐसे जीरो पे आएगा और यहीं से कंटिन्यू होके ऐसे चला जाएगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। लिमिट में ये पॉसिबल है कि एक तो आपका ऐसे चला जाए और एक आपका ऐसे चला जाए। ये कौन सा होता है? पैराबोला। पैराबोला होता है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, ये होता है। यानी कि y इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4a। क्या लिख रहा हूँ ना, यही होता है ना। इसको इस तरह लिख लो, x इज इक्वल टू 2√a y। तो ये जो है ये इसका हो गया। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया फंक्शन x इज इक्वल टू
ये वाला फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको ऐसे ना डिफाइन करके ऐसे डिफाइन कर दूं कि x इज इक्वल टू टू, पैराबोला की डेफिनेशन सही है ना ये? इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये a टू रूट ऑफ ए वाई। या ये डेफिनेशन आप छोड़ो, इसमें मुझे थोड़ा डाउट वो हो रहा है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ अभी। ये आप समझ गए ना लिमिट्स को ग्राफिकली कैसे ये आपस में, हाँ ये समझ। चलिए अब हम इसमें दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें दिखाना है लिमिट x टेंस टू 3 2x प्लस 3, कल हमने किया था ना ये, इज इक्वल टू 9। तो हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी f ऑफ 0, नहीं 3 आया था ना, 3 प्लस 0 3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 3 माइनस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। और इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाली थी और ये निकल के आई थी ये भी 9। और फिर हमने यहाँ पर कह दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये हमने कल के लेक्चर में सीखा था। व्हाट अबाउट टुडेज लेक्चर? टुडे हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस at x equal to 3. So what we will do here solution में, by the same way we will find out left hand limit, it will be 9, like this we will do same procedure. Right hand limit is it will come 9, and then you have to find out f, the value of f at 3. It will be 2 multiply 3 plus 3 is equal to 9. So then you can say left hand limit is equal to right hand limit is equal to function value at 3. So f is continuous at x equal to 3. कोई डाउट आपको बताइए? Okay. Now we move to further. If a function is not continuous, then it is called discontinuous. Okay. Continuous means कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपका कर्व स्मूथ कर्व होना चाहिए. Your curve should be like this or this, whatever. Curve should not be like this कि ऐसे गया फिर यहाँ से ब्रेक होके आगे चला. This is not continuous curve. F be a function defined on a neighborhood of I of p, then f is continuous fp if and only if every sequence xn of a converges to p, the sequence f of x1 converges to f of p. ठीक है, इसमें बस एक कंटिन्यूअस फंक्शन और सीक्वेंस के बीच में रिलेशन बना दिया. इस थ्योरम में कंटिन्यूअस फंक्शन और सीक्वेंस के बीच में एक रिलेशन बना दिया कि f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट p, then every sequence xn of a converges to p, f of xn converges to fp. जस्ट ये वो बना दिया. नहीं समझे?
समझाता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा है, एफ इज ए फंक्शन। एफ इज ए फंक्शन मतलब डोमेन है, कोडोमेन है। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ठीक है, यहां से यहां पर डिफाइन है एक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था 2x+3, इस तरीके से। तो व्हाट ही सेइंग, द थ्योरम सेइंग f is continuous at p। तो p आपका कहां पर पड़ेगा, डोमेन में या कोडोमेन में? वेरी गुड, p आपका डोमेन में पड़ेगा। और f ऑफ p कहां पड़ेगा? वेरी गुड, ये f ऑफ p पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि f कंटिन्यूअस है p पर if and only if every sequence converges to p, then f of xn converges to f of fp। ठीक है, ये डोमेन है, डोमेन की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू p है, तो डेफिनेटली इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी एक सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्स करेगी f ऑफ p पर। अब समझ में आ गया? बताओ। थ्योरम 10, इससे सेम वही लिमिट वाला। एफ और एफ जी एच कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ बाई एच भी कंटिन्यूअस होगा। That means addition, subtraction, multiplication, division of two continuous functions is also a continuous function. 11, theorem number 11. If f is continuous at p, then mode of f is also continuous at p. ठीक है, ये समझ गए स्टेटमेंट या फिर मैं इसको लिख के बताऊं? और अगर कोई f फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है p पर, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन, सपोज करो f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस -3, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन f ऑफ x का मोड ले दो। मोड लेने का मतलब क्या है, 2x प्लस 3 इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। देखो यहाँ पर साइन 1/x, इसको आपको चेक करना है कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे, राइट हैंड लिमिट देख लेना निकाल के, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जब निकालने चलोगे एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर निकालने चलोगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। साइन 1/0 पर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लिख दोगे क्योंकि सिंस f of 0 is cannot be possible to find out, so this function is not exist at x equal to 0, that means this function is not continuous, that means it is discontinuous at 0। ये लिख रहा है therefore function is not continuous at
0. Theorem 12. Let f be a function defined on neighborhood I of P belongs to R. f be a function defined on neighborhood J. ये क्या है ना, कुछ नहीं, ये बोला है कि मान लो कोई फंक्शन f और g कंटिन्यूअस है तो उनका जो कंपोजिशन होगा फॉर्म वो भी कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? प्रूफ के लिए तो ये पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। जी बिल्कुल, समझना पड़ेगा और फिर समझ करके अपने लैंग्वेज में लिखिए, लिखना होगा, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि रेगुलर कोर्सेज में तो आते हैं, लेकिन वहाँ रेगुलर कोर्सेज में इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं होता, वहाँ तो बहुत छोटा सा सिलेबस होता है। जितनी आपकी एक ब्लॉग है उतना एक सेमेस्टर का सिलेबस होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ इसलिए ये आएंगे नहीं आएंगे, मेरे विचार से तो नहीं आने चाहिए। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं तो नहीं रखूंगा, मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस रखूंगा। अब डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है वो आप समझ ही गए, जहाँ पर ब्रेक हो। अब डिसकंटिन्यूटी भी कई तरीके की होती है। क्या होते हैं? सबसे पहले मैं याद करो, मैंने कब बताया था कंटिन्यूटी कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तब होता है कंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब इन तीनों में से कोई दो इक्वल ना हो या फिर एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट ना करने का मतलब द वैल्यू ऑफ दैट इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। तो इन फर्स्ट कंडीशन, when left hand limit equal to right hand limit but not equal to function की value at that point, then this discontinuity is called removable discontinuity. Discontinuity of first kind, if discontinuity of first kind is what? When left hand limit and right hand limit are not equal but they are not infinitive. Both are not infinitive, they have finite value but not not equal, then it is called discontinuity of first kind. Discontinuity of second kind is what? When left hand limit or right hand limit does not exist, then it is called discontinuity of second kind. ये जो लिखा है ना, ये नाइदर नोर, नाइदर नोर नहीं आएगा, आइदर और आएगा। या तो इनमें से कोई एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगा। ये वही है, आप उसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक कर सकते हो। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, दिस इज द मेन कंसेप्ट। रेगुलर स्टूडेंट्स भी इस कंसेप्ट को आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं, इतना टफ कंसेप्ट है। 10-10 साल लग जाते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को इस कंसेप्ट को समझने में, और 99.9% स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि ये पकड़ में ही नहीं आता। चलिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी होती क्या है ये मैं बड़े अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें तो मैं जो बताऊंगा वही चीज इसमें लिखी होगी। ये देखो अब आ रहे हैं बच्चे। नौसीन, माइक ओपन कीजिए। बेटा ये बताइए क्लास का टाइमिंग क्या था? आप 45 मिनट लेट हैं। ओके, नेटवर्क इश्यू, चलिए कोई बात नहीं। कल मैंने आपकी क्लास का टाइमिंग, आप सभी लोग सुन लीजिए, कल आपकी क्लास का टाइमिंग 12 o'clock रखा है, तो आप लोग रात की इंतजार ना करें, कल दोपहर में 12 बजे आपकी क्लास है, ओके।
चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने क्या करी थी, कंटिन्यूटी रिवाइज करते हैं। कंटिन्यूटी की पढ़ी थी, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा greater than 0 such that f of x minus f of x naught less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta. Uniform continuity. Definition, for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta. कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों की डेफिनेशन में? बताओ। नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, मैंने अभी कोई डिफरेंस इनमें बनाया भी नहीं। अब कुछ और दिखाई दे रहा है कि मैंने कुछ लिखते समय आपको कुछ और लग रहा हो, ऐसा क्यों किया मैंने? ध्यान से देखो, डेल्टा के बाद मैंने स्पेस छोड़ा है, वो आपको लग नहीं रहा है स्पेस मैंने यहाँ क्यों छोड़ दिया? समझे? तो बेसिक याद करो, जब हम लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को करते थे तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते थे इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन या नहीं? तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में जो डेल्टा की वैल्यू है वो एप्सिलॉन और एक्स नॉट दोनों पे डिपेंड करती है। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी निकालेंगे तो डेल्टा की वैल्यू जो निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन निकालेंगे, और जब आप कंटिन्यूटी निकालेंगे तो आपको डेल्टा की डेफिनेशन में डेल्टा की जो वैल्यू निकालेंगे वो एप्सिलॉन और एक्स नॉट की वैल्यू के उस रूप में निकालेंगे। समझ में आई इतनी बार जितने मैंने समझाया? सिर्फ वर्डिंग, कंसेप्ट तो मैं भी एग्जांपल दूंगा तब क्लियर होगा। वर्डिंग समझ में आई? ठीक है। अब आगे मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या ये बता रहा हूँ, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? एफ एक्स इज uniformly continuous, then definitely fx is continuous. तो अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दिया कि fx कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करो, तो हम क्या करेंगे, उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको एक ऐसा एग्जांपल दो एग्जांपल देने वाला हूँ। एक एग्जांपल ऐसा होगा जिसमें fx जो है वो कंटिन्यूअस होगा। दूसरा एक ऐसा एग्जांपल होगा जिसमें fx यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा बट नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, ध्यान से समझना। मैंने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसा जाता है? इसका ग्राफ जाता है ये। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है या
नहीं है, किसी भी पॉइंट ले लो x नोट पर, हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर x नोट लगाएंगे। ठीक है, ये क्या वैल्यू है x नोट, और ये क्या वैल्यू है f ऑफ x नोट। अब यहां से आप लोगे एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है ना, थोड़ा टफ कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ये एप्सिलॉन नेबरहुड आपने यहां से ली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां जो ये आपको मिला, ये मिला आपको डेल्टा नेबरहुड। तो इस तरह ये समझो, ये आपको मिला डेल्टा नेबरहुड। ठीक है, इसी तरह ये भी 2 एप्सिलॉन होगा। समझ में आई बात? तो कंटिन्यू इसमें क्या है, आप इस ग्राफ में, इसमें आप रेड हो गया, आप इस ग्राफ में, ये मैंने ग्राफ बना दिया, फिर से यहाँ लेता हूँ, तो ध्यान से समझना जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ। ये जो पॉइंट है x नोट, इसको मैंने यहाँ लिया है, इसकी जगह आप यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, या यहाँ ले लें, द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल कम्स सेम। समझ में आई बात कि मैंने क्या बताया? फिर से सुनो, इमेजिन करो, अब मैं x नोट आपका इस पॉइंट पे लूं x नोट, या फिर इस पॉइंट पे x नोट लूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर f ऑफ x नोट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर f ऑफ x नोट। मैं कहीं भी लूं, पूरे x एक्सिस पर x नोट में कहीं भी लूं, मैं एप्सिलॉन अगर यहाँ डिफाइन कर देता हूं कि मेरा एप्सिलॉन ये है, मान लो मैंने एप्सिलॉन इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो मेरे पास डेल्टा निकल के आया वो 1 आया, तो अगर मैं अपने x नोट को यहाँ शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पर एप्सिलॉन को 2 फिक्स करता हूँ, तो यहाँ पर भी डेल्टा जो निकल के आएगा वो 1 ही आएगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात जो मैं बता रहा हूँ समझ में आई? ठीक है, ये मैंने आपको बताया, यानी कि हमारा डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स नोट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ इस एग्जांपल में। ठीक है, क्योंकि एक्स नोट की एक्स एक्सिस पर अलग अलग वैल्यू लेने पर हमारे डेल्टा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल, ये देखो, फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये कैसे जाएगा, ये आपका फंक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आप समझो, सपोज करो मैंने अपना एक्स नोट यहां पर ले लिया। ठीक है, ये मैंने अपना ले लिया एक्स नोट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट। तो यहां पर जो मैंने लिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ जो डेल्टा निकल के आया वो आया 1। समझ में आई बात? सपोज करो अब मैं अपना एक्स नोट यहां पर लेता हूं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट की, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि अगर मैं ये वैल्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 लेता हूँ,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये आपकी डेल्टा वैल्यू आएगी वो देखो कितनी बड़ी आ रही है ना, ये वाली वैल्यू डेल्टा। पहले वाले केस में डेल्टा की वैल्यू सिर्फ इतनी थी और इस केस में डेल्टा की वैल्यू बदल। समझ में आई बात मैंने क्या बताया आपको? हाँ, ठीक है। देखो, तो इसीलिए हमने कहा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर, यानी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो होती है उसमें डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और कंटिन्यूटी में डेल्टा एप्सिलॉन और एक्स नॉट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो चलाने की कोशिश करता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। हो सकता है या फिर वो स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम आएगी। एक सेकंड रुको। देखो, ये डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, आवाज आएगी आप लोगों को? आवाज नहीं आएगी? ठीक है, आप ये किए, मैं आपको समझाता रहूंगा साथ में, आप एक बार देख लेना इस वीडियो को, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है आपका, क्योंकि ये बताओ, आवाज आ रही है वैसे आपको या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है, मेरी आ रही है इसकी। नहीं, उसमें भी मेरी ही आवाज है लेकिन वो रिकॉर्डेड आवाज आपके पास नहीं आ रही। एक मिनट रुको, मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि आपको सुनाई दे जाए। अब आ रही है आपको आवाज या नहीं आ रही है? नहीं आ रही, चलो कोई बात। तो इसमें वही दिखाया गया है कि ये एक्स नॉट एक पॉइंट है, यहाँ पर एक्स नॉट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स नॉट है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस डिस्टेंस को अगर हमने एप्सिलॉन कह दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा डेल्टा। ये हमें डेल्टा मिल गया। तो हम, ये एग्जांपल है हमारा कि एक फंक्शन जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस भी है, ये वो है। अब इस एक्स नोट को आप यहां से उठा के इधर इधर कहीं भी लेके चले जाओ और एप्सिलॉन सेम रखो, डेल्टा की वैल्यू आपके पास सेम निकल के आएगी। ठीक है ना, ये देखो। ठीक है, हम यहाँ पर एक्स नोट यहाँ था, अब हम यहाँ ले गए नेक्स्ट उसमें, देखो यहाँ, ये यहाँ था इसके इतने पास, अब इधर ले गए इतनी दूर, तब भी सेम एप्सिलॉन के लिए सेम डेल्टा निकल गया।
ये मैंने समझाया हुआ भी है, एक बार आप देखेंगे ना इस वीडियो को तो डिफरेंस और भी अच्छा समझ में आएगा। ये दूसरा एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया, इसमें देखना चेंज हो जाएगा। देखो ये एक्स नोट हमने यहाँ लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एप्सिलॉन लिया, तो डेल्टा देखो कितना बड़ा निकल के आया हमारे पास। ये देखो कितना बड़ा डेल्टा निकल के आया, आया ना ये इतना बड़ा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या किया हमने, यहाँ पर लिया है, यहाँ लिया था, अब की बार नीचे वाले फिगर में यहाँ लिया है। तो यहाँ के लिए हमने एप्सिलॉन सेम रखा, जो एप्सिलॉन यहाँ है वो यहाँ लिया है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा इतना बड़ा निकल गया, यहाँ पर डेल्टा बहुत छोटा सा निकल गया। ठीक है, तो दैट मीन्स द वैल्यू डिपेंड्स ऑन, समझ में आया? बाकी पढ़ना, पढ़ करके कुछ ना समझ में आए तो इस पे डिस्कस करना। मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। दो चीज़ है, कंटिन्यूअस, एक है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसमें डेल्टा जो है वो डिपेंड्स करता है उस पे एप्सिलॉन और एक्स नॉट बोथ पर, और इसमें डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है कि वैल्यू मतलब क्या, अगर हमने इसमें एप्सिलॉन इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया तो जो डेल्टा की वैल्यू 3 आई है तो वो हमेशा एप्सिलॉन इक्वल टू 1 पर डेल्टा की वैल्यू 3 ही आएगी। आप एक्स नोट कहीं भी लो, तो एक्स नोट की वैल्यू आप 2 लो, 3 लो, 5 लो, कुछ भी, बट हियर अगर आपने एप्सिलॉन फिक्स कर दिया 1 और एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू आई 3, और इसमें नेक्स्ट केस में अगर एप्सिलॉन 1 और एक्स नॉट की वैल्यू आपने 1 चेंज कर दी तो डेल्टा की वैल्यू 5 चेंज हो जाएगी। जबकि इस केस में क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 2, डेल्टा इज इक्वल टू 3, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, एक्स नॉट की वैल्यू चेंज हो गई, तब भी डेल्टा की वैल्यू 3 ही आएगी। आप समझ में आया डिफरेंस? वेरी गुड। तो बस यही डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझने में 10 साल लग जाते, बच्चों का क्लियर होता ही नहीं है। बस आपसे मैं यही कहता हूँ, कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप क्वेश्चन पूछो, बस यही है मेन तो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तो अरे ये रहा जो मैंने अभी आपको बताया इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये रहा वही चीज़ है, 1/x, यहाँ पर डेल्टा ये है, इससे 1/2 लिया तो डेल्टा की ये 2 निकल के आया। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर भी 1/2 लिया, ठीक है, एक्स नोट चेंज करके, तो यहाँ पर ये आ गया 1/2, तो डेल्टा नहीं बदला। डेफिनेशन है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड और बाउंडेड है, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है ये आपका, यूनिफॉर्मली कंटिन्यू, वैसे तो ये पूरा ही सब्जेक्ट टफ है, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ज़्यादा टफ है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए। कल का टाइमिंग याद रखिएगा, 12 बजे का। है कोई डाउट?
कल शार्प 12 बजे शुरू कर देंगे, 12 में 12:30 नहीं बचाएंगे, शार्प 12 बजे शुरू करेंगे, तो प्लीज़ 12 बजे तक सभी लोग आ जाएं। और और कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल। चलिए डिसकनेक्ट करते हैं। वेलकम बेटा।